बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 4 है। आज हम आपके लिए किताब लेकर आ रहे हैं मौत का रक्स। ये नाकाबिल तस्खीर मुजरिम का हिस्सा 2 है। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आवाज तालियावान, मुसन्निफ नज़र कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं सफ़ा नंबर 79 से। 10 मिनट से भी कम अरसे में अबू नाफा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन के मुतालिक तमाम तफसीली फाइल कर्नल डेविड की मेज पर पहुंच गई और कर्नल डेविड इसके मुताले में मसरूफ हो गया। फाइल हासी ज़हीन थी और इसमें कारपोरेशन में काम करने वाले हर फर्द और जिस किस्म का काम कारपोरेशन करती थी उसकी मुकम्मल तफसील दी गई थी। हत्ता कि कारपोरेशन में काम करने वाले अफराद के रहायशी पते और उनकी तस्वीरें तक फाइल में मौजूद थी। GB5 ने खुफिया तौर पर इसराइल के हर शहरी और हर कारोबारी इदारे की तफसीली फाइलें मुरतब की हुई थी और इसी वजह से उसकी गिरफ्त पूरे मुल्क पर इंतहाई सख्त थी। तकरीबन आधे घंटे तक कर्नल डेविड फाइल के मुताले में मसरूफ रहा। फाइल के मुताला के मुताबिक अबू नाफा के किरदार बेदाग और उसकी हुब्बुल वतनी हर किस्म के शक व शुबे से बालातर थी, मगर मौजूदा हालात से साफ जाहिर हो रहा था कि शायद मुजरिमों की पुष्पनाही अबू नाफा ही कर रहा है। चुनांचे उसने फाइल बंद की और फिर टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया कि वो कर्नल हेमरिज को अबू नाफा की गिरफ्तारी के मुतालिक बताना चाहता था, मगर अचानक ही उसके जहन में एक ख्याल आया कि वो खुद अबू नाफा से मालूमात हासिल करके मुजरिमों को खुद क्यों न गिरफ्तार कर ले। आखिर इसका क्रेडिट रेड आर्मी को क्यों दे। यही सोचकर उसने हाथ बढ़ा लिया और रिसीवर रख दिया। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक आ गई थी। फिर वो तेज से कदम उठाता बेलोरोम की तरफ बढ़ता चला गया। बेलोरोम राहदारी के आखिरी सिरे पर वाक़या था और यहाँ तशद्दुद के इंतहाई कदीम और खौफनाक आलात से लेकर जदीद तरीन मशीनें मौजूद थी और आज तक कोई शख्स यहाँ आकर अपने आप को सच बोलने से ना रोक सका था। ब्लू रूम के दरवाजे पर एक मुसल्ला गार्ड मौजूद था। कर्नल डेविड को देखते ही उसने सैल्यूट मारा और फिर हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया और कर्नल डेविड ब्लू रूम में दाखिल हो गया। ये एक काफी बड़ा हालनुमा कमरा था जिसकी एक साइड पर जदीद किस्म की मशीनें नस्ब थी जबकि दूसरी साइड पर पुराने जमाने के खौफनाक हथियार मौजूद थे। कमरे के दरमियान में एक कुर्सी पर अबू नाफा बैठा था। उसके पीछे 2 मुसल्ला आदमी बड़े ही चौकन्ने अंदाज में खड़े थे, जबकि एक कवि हीकल जल्लाद नुमा शख्स सिर्फ पतलून पहने अबू नाफा के करीब दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे यूं खड़ा था जैसे हुक्म मिलते ही वो कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतर आएगा। अबू नाफा की कमीज उतार दी गई थी और उसका जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा नंगा था। अबू नाफा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, आंखों की चमक मदम पड़ गई थी। उसकी नजरें बार बार तशद्दुद के खौफनाक हालात पर पड़ती और जल्द ही नजरें हटा लेता। हाँ तो अबू नाफा, बेहतर यह है कि तुम सच सच बता दो कि मुजरिम इस वक्त कहाँ मौजूद है, वरना तुम देख रहे हो कि यहाँ आकर पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाता है। कर्नल डेविड ने स्पार्ट लहजे में अबू नाफा से मुखातिब होकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे किसी जुर्म के बारे में, किसी मुजरिम के बारे में इल्म नहीं है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मेरा मुजरिमों से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। अबू नाफे ने दांत बेचते हुए जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अभी तुम सब कुछ बता दोगे। इस पर तरकीब नंबर 1 आजमाओ, कर्नल डेविड ने जल्लाद से मुखातिब होते हुए कहा। जल्लाद सर हिलाता हुआ एक दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दीवार के करीब पड़ा हुआ एक बड़ा सा मोचना उठाया और फिर वो वापस अबू नाफा की तरफ बढ़ाया। इससे एक एक करके तुम्हारे तमाम नाम नमोच लिए जाएंगे। ये सबसे मामूली तशद्दुद है, कर्नल डेविड ने उससे मुखातिब होते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, अबू नाफा ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। ठीक है, कौनी ऑपरेशन शुरू कर दो, कर्नल डेविड ने उसकी बात अनसुनी करते हुए जल्लाद से मुखातिब होकर कहा और जल्लाद ने सर हिला दिया। मगर इससे पहले कि वो अबू नाफा की कुर्सी के करीब पहुंचता, अचानक इंतहाई खौफनाक धमाके सुनाई दिए और उसके बाद बेतहाशा फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। यूं लगता था जैसे हेडक्वार्टर पर किसी फौज ने हमला कर दिया। राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और मुसल्ला गार्ड बौखलाए हुए अंदाज में दाखिल हो गया। बॉस, गजब हो गया, हेडक्वार्टर पर मुजरिमों ने हमला कर दिया है, उसमें एक ने कहा। ओ, कर्नल डेविड ने कहा। फिर वो भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। अब बाहर फायरिंग और धमाकों की आवाजों के साथ साथ
इंसानी चीखों की आवाजें भी शामिल हो गई थीं। नया पैराग्राफ। GP5 के हेडक्वार्टर से 100 गज दूर इमरान की कारें रुकी और सब नीचे उतर आए। कैप्टन शकील, तुम दाएं वाली गली से होते हुए अकवी दरवाजे से अंदर घुसो। सफदर और जूलिया, तुम बाएं तरफ से हमला करो। अब मैं और जोसेफ, और बल्कि जोसेफ तुम शिमाल की तरफ से आगे बढ़ो। मैं दरवाजे से घुसूंगा। और सुनो, बेतहाशा फायरिंग और तबाही मचानी है, इस कदर तबाही कि हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बच जाए। और फायरिंग मेरी फायरिंग के साथ शुरू होगी और वापसी का इशारा ट्रेंच फायर से होगा। ऐसी सूरत में जिस कदर फुर्ती से मुमकिन हो सके कारों तक पहुंचना होगा, और अगर कारें किसी भी अफरा तफरी की वजह से तबाह हो गई या कोई भी अफरा तफरी मची तो दूर भाग जाना। इमरान ने सपा सलाह के अंदाज में से हदायत देते हुए कहा और सब ने सर हिलाते हुए तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान बड़ी तेजी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। सदर दरवाजे पर एक आदमी पहरेदारों के इंचार्ज की वर्दी पहने हुए बड़े ही बेचैन अंदाज में खड़ा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी। वो अपनी टोपी उतार कर हाथ में पकड़ रहा था। ये वो महसूस इशारा था जिसे इमरान अच्छी तरह पहचानता था। इमरान तेजी से चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसकी तेज नजरें इमरान पर जम गई। अकाब, इमरान ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा, ओ मेरे पीछे चले आओ। उसने चौंक कर कहा और फिर उसने टोपी दोबारा अपने सर पर रखी और वापस मुड़ गया। इमरान तेजी से उसके पीछे चलता गया। सफदर दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों ने इंचार्ज के अंदर जाने पर कोई परवाह न की और वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए उस कमरे तक पहुंच गए। इस कमरे में मेज के पीछे कुर्सी पर एक बावर्दी नौजवान बैठा हुआ था। अंदरूनी कमरे का रास्ता उस कमरे से होकर जाता था और वहां से उस कमरे से हुए बगैर अंदर कोई न जा सकता था। कौन है ये? कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान ने करख्त लहजे में इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इंचार्ज ने बताया, मगर दूसरा ही लम्हा उस पर भारी पड़ा क्योंकि इमरान ने इंतहाई फुर्ती से कोट के अंदर से स्टेन गन निकाली और कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान के जिस्म पर गोलियों की बारिश की कर दी। इसके साथ ही चारों तरफ से गोलियों और बम्बों के धमाके सुनाई दिए। रास्ता खोले, इमरान ने चीखते हुए कहा और खुद भी वो दरवाजे की तरफ भाग गया। इंचार्ज ने इंतहाई फुर्ती से मेज के किनारे पर लगा हुआ बटन दबाया और दीवार दरमियान से हटती चली गई। तुम दरवाजे से किसी को अंदर न आने देना, इमरान ने चीख कर कहा और फिर सामने से खुलने वाले दरवाजे में से छलांग लगा दी। सामने एक राहदारी थी। इमरान तेज से राहदारी में दौड़ता चला गया। राहदारी के मोड़ पर पहरेदार मौजूद थे, मगर इमरान की स्टेन गन में गोलियां उगल रही थी। कुछ सिपाहियों ने इस पर फायरिंग की कोशिश की, मगर वो तो बिजली बना हुआ था। इमरान रास्ते में पड़ने वाले हर सिपाही को उड़ाता हुआ तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के आखिर में एक लोहे का दरवाजा था जो बंद था। इमरान ने बड़ी फुर्ती से जेब से एक दस्ती बम निकाला, उसकी पिन को पूरी कुव्वत से खींचकर सामने दीवार पर दे मारा। एक खौफनाक धमाका हुआ। दरवाजा उड़कर दूर जा गिरा। अंदर से चीखों की आवाजें सुनाई दी। दरवाजा उड़ते ही स्टेन गन का फायर खोल दिया इमरान ने। फिर वो उछलकर अंदर दाखिल हो गया। ये एक राहदारी थी। इमरान तेजी से राहदारी के एन दरमियान में दौड़ता गया। अभी जैसे ही वो मोड़ मुड़ा, अचानक इस पर स्टेन गनों की फायरिंग शुरू होगी। इमरान तेजी से एक स्तून की आड़ में हो गया। उसने बिजली की तेजी से एक और दस्ती बम की पिन खींचकर मोड़ से आगे फेंक दिया। इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और साथ ही राहदारी चीखों से गूंज उठी और फिर इमरान ने जल्दी से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। सामने ही कमरे का दरवाजा था जिस पर ब्लू रूम के अल्फाज लिखे हुए थे। दरवाजा बंद था। इसके बाहर कोई पहरेदार न था। इमरान ने इस दरवाजे का हश्र भी पहले जैसे दरवाजे जैसा किया। वो दरवाजा भी उड़ता हुआ अंदर जा गिरा। फिर इसकी तेज नजरों ने सामने दो गार्डों और एक जलालनुमा शख्स को देख लिया। वो सब हैरत से खड़े थे। इमरान की स्टेन गन ने चीख पड़ी और एक बार फिर तीनों का सफाया होता चला गया। अबू नाफा, मेरे पीछे चले आओ, एक स्टेन गन उठा लो, इमरान ने चीख कर अबू नाफे से कहा और उसने दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। उसी लम्हे दाएं तरफ से इस पर फायरिंग हुई, मगर इमरान तब जमीन पर लेटता चला गया और उसके साथ ही उसने जेब से बम निकालकर उस तरफ फेंक दिए। अबू नाफा भी बाहर आ गया था। धुएं के बम फेंकते ही इमरान तेजी से वापसी के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। अबू नाफा भी इसके पीछे दौड़ रहा था। अलबत्ता वो हर एक दो लम्हे के बाद पीछे मुड़कर फायर खोल देता। जल्द ही वो दोनों वापस उस कमरे में पहुंच गए जहां पहरेदारों का इंचार्ज मौजूद था। क्या पोजीशन है? इमरान ने चीख कर कहा। सदर दरवाजे पर तो मुसल्ला गार्ड पहुंच गई है। हर तरफ गोलियां चल रही हैं और धमाके हो रहे हैं, इंचार्ज ने जवाब देते हुए कहा। बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता बताओ। दरवाजे से तो हम बाहर नहीं निकल सकते, अबू नाफे ने चीख कर कहा। मेरे पीछे आओ, इंचार्ज ने कहा और फिर वो राहदारी से निकलकर तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। राहदारी हाली पड़ी हुई थी।
पूरे हेडक्वार्टर में बमों से क़यामत टूट पड़ी थी। इंचार्ज इन दोनों को लेकर एक कमरे में पहुंचा। फिर उसने एक खुफिया बटन दबाया तो एक तरफ नीचे जाने वाली सीढ़ियां नमोदार होगी। वो तीनों नीचे उतरते चले गए और एक तरफ तवील सुरंग थी। सुरंग के हाथ में पर एक दरवाजा था जो स्टील का बना हुआ था। इसे उड़ाना पड़ेगा, ऊपर से कंट्रोल होता है, इंचार्ज ने कहा। इमरान ने 2 दस्ती बम बेक वक्त दरवाजे पर खींच मारे और दरवाजे के पुरहचे उड़ गए और वो तीनों तेजी से बाहर निकल आए। ये एक तंग सी गली थी। इमरान ने गली में आते ही जेब से एक चिपटी सी नाल वाला पिस्तौल निकाला, उसका रुख आसमान की तरफ के फायर कर दिया। शू की आवाज से गोली आसमान की तरफ बढ़ी और फिर आसमान पर एक तेज शोला सा निकलकर बुझ गया। आओ, इमरान ने कहा। फिर तेजी से गली के किनारे की तरफ भागने लगे। गली में थोड़ी ही दूर गए होंगे कि गली के सिरे पर इन पर फायरिंग शुरू होगी, मगर इमरान ने बमों वाला नुस्खा आजमाया और चीखों की आवाजों के साथ ही गली क्रॉस करके सड़क पर आ गए। उसी लम्हे एक कार तेजी से इनके करीब पहुंची और वो तीनों दरवाजा खोलकर इसमें सवार हो गए। कार तेजी से आगे बढ़ गई। कार में जूलिया पहले से मौजूद थी। अभी कार थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि सामने से आने वाली कार से इन पर फायरिंग शुरू होगी। ड्राइवर ने इंतहाई फुर्ती से कार को लहराया और फिर उसने साथ वाली गली में इसे मोड़ दिया। मोड़ मुड़ते ही इमरान ने खिड़की से फायरिंग की और सामने से आने वाली कार की विंड स्क्रीन के पुर्जे बिखर गए। ड्राइवर ने इंतहाई महारत से कार इस गली से निकाली और फिर दूसरी गली में डाल दी, मगर एक बार फिर एक और कार ने इनका रास्ता रोक लिया। अब इमरान की कार के निकलने का रास्ता ना था, मगर ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय फुल एक्सीलेटर दबा दिया और कार आंधी और तूफान की तरफ बढ़ती हुई एक खौफनाक धमाके से सामने वाली कार से टकराई और सामने वाली कार लट्टू की तरह घूम गई और इमरान की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से गुजरती हुई सड़क पर पहुंच गई। सड़क पर हर तरफ पुलिस और GP5 की बेशुमार गाड़ियां नजर आ रही थी। निकल चलो, इमरान ने चीख कर कहा और फिर उसने एक तरफ की खिड़की संभाल ली, जबकि अबू नाफा ने दूसरी तरफ की खिड़की और जूलिया ने ड्राइवर के साथ वाली खिड़की संभाल ली। फिर इन्होंने स्टेन विनो के ट्रैगर मुस्तकिल तौर पर दबा दिए। कार मौत बखेरती हुई इंतहाई खौफनाक रफ्तार से सड़क पर भागती चलेगी। कई कारों ने इनका पीछा करना चाहा, मगर इमरान के फेंके हुए दस्ती मम्मू ने इन्हें सड़क पर ही बखेर दिया और कार इंतहाई बरक रफ्तारी से दौड़ती हुई एक गली में घुस गई। गली के आखिर में ड्राइवर ने एक झटके से कार रोक दी और वो सब इंतहाई फुर्ती से नीचे उतरे और गली में दौड़ते हुए एक मकान के दरवाजे में घुसते चले गए। मकान में से होते हुए एक और मकान में घुसे और फिर गटर के जरिए जमीन से दौड़ते हुए वो काफी दूर एक कॉलोनी से निकलकर वापस हेडक्वार्टर में बहरी आफत पहुंच गए। फिर थोड़ी देर के बाद सफदर और कैप्टन शकील और जोसेफ भी हेडक्वार्टर पहुंच गए। जोसेफ के एक बाजू में गोली लगी थी, मगर जोसेफ ने इस पर इतनी मजबूती से हाथ रखा हुआ था कि खून का एक कतरा भी बाहर न निकला था। इमरान जोसेफ को लेकर तेजी से एक तरफ चला गया। चंद ही लम्हों के बाद इमरान ने गोली निकालकर इसके बाजू पर बैंडेज कर दी। इंतहाई खौफनाक मार्का था। अबू नाफे ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, हाँ, अंधा इकदाम था। बहरहाल हमारा मिशन कामयाब रहा। अब ये अरसे तक अपने जहम चाटते फिरेंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, जब हम वापस भागे तो मेन कारों में से कुछ लोग वहां आ गए थे। उन्होंने बेतहाशा फायरिंग और बमों के धमाके किए। वो हमारी कार उड़ाना चाहते थे। हम तो बच निकले। अलबत्ता उनकी वजह से पुलिस की कई कारें तबाह होगी। सफ्तर ने कहा। हादसा खून हराबा हुआ है। अबू नाफे, अब फौरी तौर पर तेल अबीब पर कोई अहम टारगेट बताओ। मेरा ख्याल है हम इस टारगेट को फौरी तौर पर उड़ा दी तो इन सबकी तवज्जो लेबोरेटरी से हट जाएगी। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा टारगेट यहाँ का बिजली घर है। ये एटमी बिजली घर है। अगर इसे उड़ा दिया जाए तो इसराइल पे सफ़े मातम बिछ जाएगी। मगर ये बिजली घर बहुत वसी और अरीज है। इसकी हिफाजत के भी बहुत बड़े इंतजाम है। अबू नाफे ने कहा। तुम बस इसका महल्ले को नक्शा तफसील से समझा दो, बाकी काम हम पर छोड़ दो। इमरान ने बड़े ही मुतमईन लहजे में कहा, जैसे इतने बड़े बिजली घर को उड़ाना उसकी नजर में बहुत मामूली सी बात हो। फिर अबू नाफा ने कागज उठाकर एटमी बिजली घर का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। नया पैराग्राफ। कर्नल हैमर जो उसके साथी अभी GP5 के हेडक्वार्टर से काफी दूर थे कि इन्हें दूर से बेतहाशा फायरिंग और बमों के धमाके सुनाई दिए और उन्होंने सड़कों पर फैलने वाली अफरा तफरी भी देखी। लोग सर पर पैर रखे इधर उधर दौड़ रहे थे। ओह, मेरा ख्याल है कि मुजरिमों ने GP5 के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है, मेजर हैरिस ने कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, कर्नल हैमर ने कहा। मेजर हैरिस ने गाड़ी की रफ्तार तेज बढ़ा दिया। फिर वो इंतहाई तेजी से हेडक्वार्टर के करीब होते चले गए। फिर जैसे ही मेजर हैरिस ने कार एक गली में मोड़ी, सामने आने वाली कार एक धमाके से इनसे टकराई और मेजर हैरिस की कार लट्टू की तरह घूमती चलेगी और टकराने वाली कार सड़क पर पहुंच गई। जब तक मेजर हैरिस कार को संभालता, टकराने वाली कार दूर निकल गई थी और पुलिस कारें इसके ताकुब में थी।
पीछे आने वाली रेड आर्मी की कारें तेजी से हेडक्वार्टर के गिर्द फैलती चली गईं और फिर वो सब फुर्ती से नीचे उतरे। उसी लम्हे इन पर एक तरफ से फायरिंग हुई और इन्होंने एक आदमी को दौड़कर एक कार की तरफ बढ़ते हुए देखा। इन्होंने भी उस पर फायर खोल दिया। वो दोनों कवि हैकल आदमी एक झटका खार पर फर्श पर गिरे, मगर दूसरे ही लम्हे उसने छलांग लगाई और फिर वो दोबारा इन पर फायरिंग करना शुरू कर दे। लेकिन जैसे तैसे वो आदमी अपनी कार तक पहुंच गया और फिर कार तेजी से आगे बढ़ती चलेगी। इन्होंने कार पर बम फेंकी, मगर कार का ड्राइवर इंतहाई होशियार था, हर बार कार बचाकर निकल गया। अलबत्ता बमों की जद में इसके इर्द फैली हुई पुलिस कारें आ गईं और हर तरफ कारों के पुर्जे बिखरते चले गए। रेड आर्मी ने कारें इसके पीछे डाल दी, मगर पुलिस की कारों और इस कार में होने वाले बेतहाशा फायरिंग ने इन्हें करीब पहुंचने ना दिया। अभी चंद ही लम्हों के बाद वो कार एक तंग गली में मुड़ती चलेगी। रेड आर्मी की कारें जब गली में पहुंची तो वो कार गली के किनारे पर मौजूद थी, अलबत्ता मुजरिम गायब थे। वापस हेडक्वार्टर चलो, उनकी तलाश करनी है, शायद कुछ मुजरिम हेडक्वार्टर में मौजूद हों, एक ने चीख कर कहा। और फिर उन्होंने कारें तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ा दी, मगर जब वो हेडक्वार्टर पहुंचे तो फायरिंग रुक चुकी थी। हर तरफ मौत का सकूत था। कारें रोककर वो तेजी से हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। कर्नल हेमरिच, मेजर हैरिस पहले से वहां मौजूद थे। हेडक्वार्टर में हर तरफ पहरेदारों की लाशें बिखरी हुई थीं। उन्होंने बम फेंक कर पूरी इमारत का सत्यानाश कर दिया था। यूं लगता था जैसे इमारत पर बाकायदा किसी फौज ने हमला किया हो। कर्नल डेविड कहाँ है? कर्नल हेमरिच ने चीख कर कहा। वो डार्क रूम में है, सिपाही ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि वो डार्क रूम का पता पूछते, कर्नल डेविड बाहर आ गया। उसकी आंखें दहशत और खौफ से फटी हुई थीं। वो चारों तरफ यूं देख रहा था जैसे उसे इस खौफनाक तबाही पर यकीन ना आ रहा हो। ये सब कैसे हुआ? अबू नाफे कहाँ है? कर्नल हेमरिच ने कहा। ओ, अबू नाफे ब्लू रूम में है। और ये तबाही? कर्नल डेविड ने ढीले लहजे में कहा। जल्दी करो, हमें अबू नाफे का पता करना चाहिए। तुमने इसे वहां क्यों छोड़ दिया, जबकि मुजरिम उसे छुड़ाने के लिए ही तो आए थे? कर्नल हेमरिच ने सख्त लहजे में कहा। वो कर्नल डेविड कुछ भी ना कह सका और फिर वो तेजी से ब्लू रूम की तरफ दौड़ने लगा, मगर रास्ते में टूटे हुए दरवाजे और सिपाहियों की लाशों ने उन्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया था कि मुजरिम अपना वार कर चुके हैं। और फिर ब्लू रूम में बिखरे हुए मशीनों के पुर्जे, गार्डों और जलानुमा शख्स की लाशों ने सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी। अबू नाफे गायब था। उसी लम्हे एक सिपाही ने आकर बताया कि खुफिया सुरंग का दरवाजा टूटा हुआ है, मुजरिम वहां से निकल गए हैं। ओ, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मुजरिमों का कोई आदमी हमारे आर्मी के अंदर काम कर रहा था, वरना अजनबी मुजरिमों को ब्लू रूम तक पहुंचने का रास्ता ही न मिल सकता और फिर इस खुफिया तरीन रास्ते से निकलना नामुमकिन था। कर्नल डेविड ने मुठियां भेजते हुए कहा और फिर फौरी सदमे से संभल चुका था। मुजरिम अपने मिशन में कामयाब हो गए कर्नल, हम एक अहम तरीन सुराख खो बैठे हैं। कर्नल हेमरिच ने दांत बेचते हुए कहा। हाँ, वाकई हम सुराख खो बैठे हैं। तोबा, इस कदर दीदा दलेरी के दिन दहाड़े हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ये मुजरिम नाकाबिले तस्लीम है कर्नल हेमरिच, हम इन मुजरिमों का मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा की पनाह, इस कदर जुर्रत, इस कदर दलेरी। कर्नल डेविड ने डूबे हुए लहजे में कहा। वाकई बेहद खौफनाक मुजरिम है और अब इनकी गिरफ्तारी और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। भला हकाम क्या कहेंगे कि ये मुजरिम हमें शिकस्त पर शिकस्त देते चले जा रहे हैं और हम इतने बेपनाह वसाइल के बावजूद इनका बाल भी बेकार नहीं कर सके। हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ और, कोई वाज़ेह प्लानिंग, कोई खसूसी लाहे अमल। कर्नल हेमरिच ने कहा। फिर वो बाहर की तरफ चल पड़े, ढीले और शिकस्त खुर्दा कदमों से। अगला पैराग्राफ। एटमी बिजली घर तेल अबीब से 20 किलोमीटर के फासले पर है और पूरी तेल अबीब में बिजली की सप्लाई का वाहिद जरिया है। अबू नाफे ने नक्शा और दीगर तफसीलात बताने के बाद कहा। ओ, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री को भी बिजली यहीं से सप्लाई होती होगी? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, और कोई जरिया भी नहीं। वैसे इस लेबॉर्ट्री में एक अलहदा जनरेटर भी लगाया गया है। अबू नाफे ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, जनरेटर कितनी देर चल सकेगा? वो तो सिर्फ वक्ती तौर पर सप्लाई के लिए होगा। ठीक है, हमें अब प्रोग्राम बना लेना चाहिए। जैसे ही एटमी बिजली घर तबाह हो, हमें एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री पर हमला कर देना है। यकीनन ये ऐसा वक्त होगा जब वो लोग बुरी तरह वहां पे हार चुके होंगे। इमरान ने कहा। ठीक है, बिजली घर की तबाही अब काबू पर डाल दीजिए और आप लोग लेबॉर्ट्री संभाल लें। अबू नाफे ने कहा। नहीं, तुम लोगों से ये तबाह नहीं होगा, ये काम मुझे करना होगा अकेले। इमरान ने जवाब दिया। अकेले?
और एटमी बिजली घर, ये आप क्या कह रहे हैं? अबू नाफे ने हैरान होते हुए कहा। तो तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं फूंक मारकर बिजली घर को उड़ा सकता हूँ। मैंने कई बार फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा दी हैं। ये बिजली घर भला क्या चीज है? इमरान ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हम ग्रुपिंग कर लें और बैक वक्त दोनों टारगेट्स पर हमला कर दें। कैप्टन शकील ने इमरान से बहाते होते हुए कहा। नहीं, दोनों जगह पर मेरा होना जरूरी है, इसीलिए दरमियान में कुछ वक्फा होगा। दूसरे लफ्जों में वक्फा बहुत जरूरी है। इमरान ने कहा। तुम अपने आप को इतनी अहमियत क्यों देते हो? क्या हम नकारा लोग हैं? जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। चलो ठीक है, मैं यही सोता हूँ, तुम दोनों टारगेट तबाह कर दो, फिर मुझे उठा देना और हम हंसते गाते वापस चले जाएंगे। इमरान ने फौरन ही हथियार डालते हुए कहा। जूलिया से और तो कोई जवाब न बढ़ सका। वो हंकारा बनकर रह गई। अबू नाफा, अब तुम जाहिर नहीं हो सकते, इसीलिए तुम ऐसा करो कि अपने अकाबू को लेकर प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर दो। जिस वक्त एटमी बिजली घर तबाह होगा, साथ ही प्रेसिडेंट हाउस पर हमला हो जाएगा। इस तरह सब लोग यकीनन बुरी तरह उलझ जाएंगे और इस वक्त लेबॉर्ट्री उड़ाना आसान हो जाएगा। इमरान ने अबू नाफे से मुखातिब होते हुए कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अबू नाफे ने जोशीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो ठीक है, प्लानिंग कर लें कि सब काम सही तरीके से सरंजाम पा सके। इमरान ने कहा और फिर उसने कागज उठा के प्लानिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उसने प्रेसिडेंट हाउस पर हमले और एटमी लेबॉर्ट्री और एटमी बिजली घर पर हमले के मुतालिक तफसीली प्लानिंग तैयार कर ली। अबू नाफे, तुम्हारी तफसीलात के मुताबिक एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री पर रोजाना एक हेलीकॉप्टर के जरिए गिजा के पैकेट फेंके जाते हैं। इमरान ने अबू नाफे से मुखातिब होकर कहा। हाँ, रोजाना शाम को एक हेलीकॉप्टर ड्यूटी सर अंजाम देता है। अबू नाफे ने कहा। तुम ऐसा करो, मेकअप करके बाहर जाओ और इस हेलीकॉप्टर के पायलट का पता निकालो। सफदर या कैप्टन शकील, इन दोनों में से जिसकी जिसामत इस पायलट से मिलती जुलती हो, उसका रूप धार ले। वो इसके साथ साथ इस बात का पता लगाओ कि गजा के पैकेट कहाँ से रोजाना जाते हैं और कितने बड़े होते हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि सब गजा के पैकेटों में बंद होकर लेबॉर्ट्री के अंदर दाखिल हों। मुझे यकीन है कि चूंकि नर्सरी और लेबॉर्ट्री में कई सौ अफराद काम करते हैं, इसलिए गजा की पेटियां बहुत बड़ी बड़ी होंगी। इमरान ने कहा। ओह, गुड आइडिया। मुझे मालूम है कि ये 5 पेटियां होती हैं और आराम से काफी बड़ी भी होती हैं। हम आसानी से असले समेत इनमें छुप भी सकते हैं। अबू नाफी ने खुश होते हुए कहा। बस ठीक है, तुम आज ये मालूमात हासिल करो। कल मैं एटमी बिजली घर की खबर लेता हूँ और कल रात ही हम एटमी लेबॉर्ट्री पर धावा बोल देंगे। जिस वक्त हम एटमी लेबॉर्ट्री पर धावा बोलेंगे, उसी वक्त अकाब प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर देंगे। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, मगर बिजली घर, अबू नाफे ने कुछ कहना चाहा। तुम इसकी फिक्र न करो, वो मेरा काम है। इमरान ने कहा। अगर आप पूरे इत्मीनान हैं तो फिर ठीक है। अबू नाफे ने सर झुकाते हुए कहा। तुम हमें बस सामान मुहैया कर दो। इमरान ने कागज पर सामान की लिस्ट बनाते हुए कहा। बेहतर सामान मिल जाएगा, मेरे से मैं कोई और काम। अबू नाफे ने कहा। एटमी बिजली घर के शोबे का इंचार्ज कौन है, कहाँ रहता है और उसके मुतालिक तमाम तफसीलात मुझे 1 घंटे में चाहिए। इमरान ने कहा। मिल जाएंगी, मैं अभी अकाब नंबर 4 के जिम्मे लगा देता हूँ, वो मालूम कर लेगा। अबू नाफे ने कहा। ठीक है, तुम ये मालूमात हासिल करो जब तक मैं सामान की लिस्ट बना लूं। इमरान ने कहा और अबू नाफे सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। नया पैराग्राफ। कर्नल डेविड और कर्नल हैम्ब्रिज दोनों प्रेसिडेंट हाउस के खास कमरे में मुंह लटकाए बैठे थे। सदर ममलिकत ने फौरी तौर पर इन्हें बुलाया था और वो दोनों जानते थे कि सदर की डांट फटकार सुननी पड़ेगी, मगर वो मजबूर थे। इतने में दरवाजा खुला और सदर ममलिकत कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। तशरीफ रखिए, सदर ममलिकत ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा और सामने रखी हुई ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठ गए। वो दोनों भी बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गए। मुझे इतला मिली है कि आपने मुजरिमों को पनाह देने वाले किसी मकामी आदमी को पकड़ लिया है, मगर मुजरिमों ने GP5 के हेडक्वार्टर पर दावा बोल के इसे छुड़ा लिया। बल्कि न सिर्फ छुड़ा लिया, बल्कि GP5 के 70 आदमी भी हलाक कर दिए और बेशुमार जख्मी कर दिए। और मुझे ये भी इतला मिली है कि जब मुजरिम वापस जा रहे थे तो उनका टकराव रेड आर्मी से भी हुआ, मगर वो फिर भी निकल जाने में कामयाब रहे। सदर ममलिकत ने चबा चबा कर बात करते हुए कहा। उसकी तेज नजरें इन दोनों पर जमी हुई थी। आपकी इतला बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, कर्नल डेविड ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सब नाअहल हो चुके हैं?
آپ کی صلاحیتوں اور کارکردگی کی پوری دنیا میں دھوم تھی، مگر ان 4-5 غیر ملکی مجرموں کے سامنے آپ حقیر چوہوں کی طرح بے بس نظر آتے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وار کر دیتے ہیں اور ہم صرف ناکامی کے زخم چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ آخر یہ مجرم کیوں ناقابل تسخیر بن گئے؟ صدر مملکت نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، جناب یہ مجرم عام مجرموں کی طرح نہیں ہے، یہ مجرم بے حد ذہین، چالاک، عیار، دلیر اور بے باک ہے۔ یہ اس پہلو پر وار کرتے ہیں جو ہمارا کمزور پہلو ہوتا ہے۔ کرنل ہیمرچ نے کہا، سنو کرنل، میں نے تمہیں اس لیے ریڈ آرمی کا سربراہ نہیں بنایا کہ تمہارے منہ سے مجرموں کے قصیدے سنتا رہوں۔ اگر تمام خوبیاں مجرموں میں ہی موجود ہیں تو پھر ہم تھال میں رکھ کر انہیں پورا اسرائیل کیوں نہ پیش کر دیں؟ میں ان مجرموں کی مست شدہ لاشیں چاہتا ہوں، ان کے کٹے ہوئے سر چاہتا ہوں، ان کے بندھے ہوئے ہاتھ چاہتا ہوں۔ میں مجرموں کی لاشوں میں ہزاروں کی تعداد میں گولیوں کے سوراخ چاہتا ہوں۔ سمجھے تم؟ صدر مملکت نے چیختے ہوئے کہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جناب، ان دونوں نے بڑے ہی مردہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم لوگ بے بس ہو گئے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری جگہ میں دوسرے لوگوں کو لے آتا ہوں۔ ہم نے پوری دنیا سے ٹکر لے رکھی ہے اور آج تک پوری دنیا ہماری دلیری، جرأت اور بہادری کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مگر آج یہ حال ہے کہ 4-5 آدمی ہمارے ملک میں ہمیں ہی پکنی کا ناچ نچا رہے ہیں اور ہم بے بسی سے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں بلکہ الٹا ان کے قصیدے گا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے چیختے ہوئے کہا، جناب آپ ہمیں کچھ مہلت دیں، مجرموں کو گرفتار کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو پھر ہم اپنے استعفے پیش کر دیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا، استعفا؟ تمہارا مطلب ہے کہ مجرم جب پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر چل دے تو تم استعفا لے کر آ جاؤ اور میں تمہارے استعفے کو چاٹوں گا؟ مجھے مجرموں کی لاشیں چاہیے، استعفے نہیں چاہیے۔ میں تمہیں صرف 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تم نے مجرموں کو زندہ یا مردہ گرفتار نہ کیا تو پھر مجمع عام کے سامنے تم دونوں کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، سمجھے؟ 1 ہفتے کی مہلت ہے، یا مجرموں کو مار ڈالو یا خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تم جا سکتے ہو، گیٹ آؤٹ۔ صدر مملکت کے منہ سے غصے کی شدت سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ دونوں تیزی سے اٹھ کر مڑے، پھر کمرے سے باہر نکل آئے۔ شدید ترین بے عزتی سے ان دونوں کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آج ہی مر چکے ہوں۔ کرنل ڈیوڈ، تمہارے ذہن میں مجرموں کی گرفتاری کا کوئی لاہ عمل ہے؟ کار میں بیٹھتے ہی کرنل ہیمرچ نے پوچھا۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر اتنی بڑی آبادی میں مجرموں کو کہاں ڈھونڈے؟ اب ہم ایک مکان کی تلاشی لینے سے رہے، اگر ہم ایسا کریں گے بھی تو پورے تل ابیب کی تلاشی لینے میں مہینوں لگ جائیں گے، جبکہ مہلت صرف 1 ہفتے کی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کمبخت اپنا کوئی سراغ بھی تو نہیں چھوڑتے۔ خدا کر کے ایک سراغ ہاتھ لگا تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ کرنل ہیمرچ نے کہا، ارے مجھے تو خیال ہی نہیں لگا۔ ہاں، ایک سراغ اب بھی ہے۔ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ کیا کہا؟ کرنل ہیمرچ نے چونک کر کہا۔ ابو نافع کو بلو روم میں لے جا کر جب کرسی پر بٹھایا گیا تو تشدد کے لیے اس کی قمیض اتار لگی تھی۔ وہ قمیض شاید اب بھی بلو روم میں موجود ہو۔ اگر وہ قمیض مل جائے تو سراغ رسا کتوں کی مدد سے ابو نافع کا سراغ لگا لیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، اوہ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اگر قمیض مل جائے تو ابو نافع کی گرفتاری یقینی ہو جائے گی، اور ابو نافع کی گرفتاری کے بعد مجرموں کا ہاتھ آنا بھی یقینی ہو جائے گا۔ کرنل ہیمرچ نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، ہاں یقیناً۔ کرنل ڈیوڈ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اب ان دونوں کے چہروں پر سرخی آ گئی تھی اور آنکھوں میں چمک۔ ان کی کار انتہائی تیزی سے GP5 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔